बच्चों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल न्यू इंडियन एरा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा है मैथमेटिकल मेथड्स का पार्ट 3 मतलब क्लास 11 का चैप्टर 2। अब तक हमने इसके टोटल 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे तो जाके देखिए। इस आज के लेक्चर का पूरा बेसिक्स जो भी है वो पिछले 2 वीडियोज़ में छुपा हुआ है। अगर आपको पार्ट 3 अच्छे से समझना है तो मेरा ये बोलना है कि आप पहले जाइए और उन 2 वीडियोज़ को देख के आइए। ओके, तो आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप सबको आपके सामने टॉपिक का नाम दिख रहा है। क्या नाम लिखा है? स्केलर प्रोडक्ट स्लैश डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग दिया गया है। अब हमने अब तक अपने स्केलर क्वांटिटी में स्केलर फंक्शन क्या होता है हमारा, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बट आज जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा अलग टाइप का होगा। हमको आज क्या देखना है, हमको इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन देखना है कि इनके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है। देखिए, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्केलर इनटू वेक्टर, ये हमारा होता है वेक्टर। फिर उसके बाद वेक्टर इनटू वेक्टर, ये होता है हमारा स्केलर। फिर वेक्टर इनटू वेक्टर, ये हमारा होता है वेक्टर। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आज के इस लेक्चर में ये तीनों टॉपिक अच्छे से कवर करने की कोशिश हो। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि आज सिर्फ ये 2 टॉपिक अच्छे से होगा और वेक्टर इनटू वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको देख के डरना बिल्कुल ही मत कि ये भी वेक्टर बट यहाँ पे स्केलर, यहाँ पे वेक्टर, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है। बस स्केलर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डॉट और इसको बोलते हैं यहाँ पे क्रॉस, और यहाँ पे लगा देना प्रोडक्ट, बस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले वो किसके बारे में पढ़ने वाले? स्केलर इनटू वेक्टर। वेक्टर इनटू वेक्टर से स्केलर कैसे मिलता है, फिर वेक्टर इनटू वेक्टर से वेक्टर कैसे मिलता है। तो ठीक है, हम लोग सबसे अपना पहला वाला पढ़ के देखते हैं जो कि बहुत सिंपल है, स्केलर इनटू वेक्टर। स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर। मैंने बोल लिया कि मेरा एक वेक्टर है यहाँ पे, इसको मैंने बोला 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब आपका सवाल यहाँ पे, सर i j k क्या है, आपने तो हमको बताया नहीं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हम लोग 3 एक्सिस के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, मीन्स 3D वर्ल्ड, जब हम लोग 3D में जाते हैं तो वहाँ पे एक्सिस 2D में हमारा एक्सिस कितना होता है 2 डायमेंशन में, एक तो x एक्सिस होता है और सिर्फ एक y होता है। बट 3D में हमको x, y और z तीनों मिल जाते हैं, मीन्स x, y, z। 2D में क्या रहता है, ये लंबाई और चौड़ाई, बट यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और हाइट, मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमको तीनों मिल जाती है। ओके, अब ये 3 एक्सिस हुआ। अब 3 एक्सिस का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यूनिट वेक्टर बना के रखा है कि इस एक्सिस के ऊपर जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग i से दिखाएंगे, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग j कैप से दिखाएंगे, और यहाँ पे जो होगा उसको हम लोग k कैप से दिखाएंगे। तो i कैप यूनिट वेक्टर है किसके लिए, x के लिए, j कैप यूनिट वेक्टर है किसके लिए, y के लिए, और k कैप यूनिट वेक्टर है किसके लिए, z के लिए। ओके, तो i j k ये तीनों के लिए आप याद करके ले लो। अगर हम लोग अगर इसके बीच में मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम किया, आप मैथ्स में आगे पढ़ोगे कि यहाँ पे मैंने अगर पॉइंट अज्यूम किया और मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। अब ये एक्स वाई जेड एक्सिस में आया तो मैं क्या है, मैं अगर नॉर्मल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैंने लाइन का नाम दे दिया ए, तो ए लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x 3y प्लस जेड। आई होप आप इस इक्वेशन से तो अच्छे से, ये आपको मालूम है कि मैथ्स में ऐसे इक्वेशन को हम लिखते हैं ताकि हम लोग को एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल सके। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब चीज़ वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं, स्केलर्स और इसमें तो हम लोग वेक्टर ए को x के जगह पे क्या लगा देंगे, उसका यूनिट वेक्टर i कैप, प्लस यहाँ पे y के जगह पे उसका यूनिट j कैप, और z के जगह पे उसका यूनिट k कैप। ओके, तो सबके हमने यूनिट लगा दिए जो उनके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो i j k, तो आप सबको i j k क्या है वो समझ में आ गया होगा। i j k यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है x y z के डायरेक्शन में, i कैप x के लिए, j कैप y के लिए और z कैप k के लिए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक वेक्टर मैंने लिया। अब मुझे इसको क्या करना है, ये मेरा वेक्टर है, मैं इसके साथ में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जैसे मेरे पास a वेक्टर दिया हुआ है,
और मैंने बोल दिया कि मेरे को 2a की वैल्यू चाहिए। जब 2a की वैल्यू करने के लिए ये तो मेरा क्या है स्केलर और ये मेरा क्या है वेक्टर, तो स्केलर इंटू वेक्टर तो मैंने यहाँ पे हो गया मेरा। तो मैं 2 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, जब मैं इसको अंदर भेजूंगा तो ये मेरा आंसर कितना बन जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये मेरा 2a का वैल्यू है, मीन्स स्केलर इंटू वेक्टर। क्या मिला मेरे को वेक्टर, ये मेरा स्केलर है, ये मेरा वेक्टर है और ये भी मेरा क्या है वेक्टर है। मीन्स मैंने जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को आंसर क्या मिला, तो भी मेरे को आंसर वेक्टर मिला। मीन्स स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में मेरे को आंसर क्या मिलता है वेक्टर मिलता है। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, मीन्स वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर कैसे मिलता है हमको। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा था वेक्टर इंटू वेक्टर हमको क्या मिलता है स्केलर मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम सबको वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है कि वर्क डन जो एक स्केलर फंक्शन है, वो एक स्केलर फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि वर्क डन की हम लोग वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन वो किस डायरेक्शन में किया गया हम लोग ये नहीं बता सकते। बट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी मेरा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या है ये है, फोर्स भी मेरा एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा एक वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, जब दो वेक्टर मेरे मल्टीप्लाई होते हैं तो मुझको क्या मिलता है आंसर स्केलर ही मिलता है ना। तो इसीलिए जब इसके स्केलर को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस केस में जो होता था वो वहाँ पे क्या होता था डॉट प्रोडक्ट होता था, वो डॉट प्रोडक्ट होता था। समझ गए आप सब इतना। ओके मीन्स जैसे मैं अगर बोला मैंने वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक स्केलर नंबर मिलता है सी, इसके बीच में जो लगा वो मेरा क्या है डॉट प्रोडक्ट। वो क्या है मेरा डॉट प्रोडक्ट। इतना अपने कॉपी में आप सब लिख के ले लो कि मेरा क्या है डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेन ये कि यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया ए और यहाँ पे एक वेक्टर मैंने ले लिया बी और इसके बीच में मैंने एक एंगल बनाया थीटा, इसके बीच में मैंने एक एंगल बनाया थीटा। अब इसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है ए डॉट बी, ए डॉट बी मेरा क्या आता है, ये मेरा आता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। मीन्स ए बी कॉस थीटा। मॉड का काम एक ही होता है, मैग्नीट्यूड का काम कि वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। यहाँ पे जो मॉड लगा है ना, जैसे मैंने इसके अंदर -5 रख दिया तो ये -5 को 5 बना देगा, -2 को 2 बना देगा और 2 को तो 2 ही रखता ही है। तो फिर जितने भी मैग्नीट्यूड मीन्स यहाँ पे अगर कुछ माइनस में मिल भी गया हमको सॉल्व करते वक्त तो उसको पॉजिटिव में बना के देगा। तो यही होता है मेरा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ओके, तो ये फार्मूला भी अपने कॉपी में नोट करके ले लो आप, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसके अंदर। अभी एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने वर्क डन का फार्मूला मैं लेता हूँ, मेरा वो होता है फोर्स डॉट एस मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने एफ को मान लिया कुछ है मेरा वो 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मेरा कुछ हुआ है 5 मीटर का और मैंने एंगल ले लिया इन दोनों के बीच। मीन्स मैंने दो वेक्टर लिया, एक एफ ये इस डायरेक्शन में, फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लिया और डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया इस डायरेक्शन में और मैंने बोला इनके बीच के एंगल कुछ 60 डिग्री है। तो मेरे को वर्क डन निकालना है। तो डब्ल्यू मेरा क्या बन जाएगा वर्क डन एफ एस कॉस 60 डिग्री कॉस थीटा होगा। तो एफ की वैल्यू 10 है, एस की वैल्यू 5 है और कॉस 60 मेरा होता है 1/2। तो 2 5 ये कितना मिल जाएगा 5 × 5 25 जूल। मीन्स देखिए मैंने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या मिला मेरा स्केलर में मिला। इसी को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। अब मेरा जो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है वो किसके लिए है डॉट प्रोडक्ट के लिए है।
मीन्स स्केलर प्रोडक्ट के लिए है तो वो किस एंगल के लिए है, जैसे कि मैं बोल दिया ये एंगल मेरा थीटा है, ये मेरा वेक्टर ए और ये मेरा वेक्टर बी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे हमारा एक लॉ आता है जो होता है कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स ए डॉट बी क्या इक्वल होता है बी डॉट ए के। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ए प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस ए, वो कम्यूटेटिव होता है कहाँ, एडिशन में। अब वो स्केलर प्रोडक्ट में भी काम करता है कि नहीं करता है हमको देखना है, तो आप बिना टेंशन के इसको याद कर सकते हो कि ये काम करता है कैसे। अब सबके मन में सवाल रहेगा कि एंगल थीटा मैंने यहाँ पे लिया, तो मैं एंगल जो थीटा है अपना वो यहाँ से भी ले सकता हूँ, मैं एंगल थीटा यहाँ से भी ले सकता हूँ ना, कोई बात नहीं, आप लेके देखते तो आंसर क्या आएगा उतना ही आएगा। तो मेरा ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी मेरा होता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए बी कॉस थीटा। इसके लिए अगर मेरा ए से बी के एंगल पे गया, मीन्स अगर मैं ए से बी की तरफ गया तो ए डॉट बी, और अगर मैं बी से ए की तरफ आया, बी से ए की तरफ आया तो बी इंटू ए कॉस ऑफ, अब मैं बी से ए की तरफ आया मतलब मैं यहाँ से घूम के आऊँगा, मैं यहाँ से घूम के आऊँगा, तो ये एंगल मेरा कितना होगा, ये थीटा है तो ये मेरा कितना होगा 360 माइनस थीटा, टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 में से मैं थीटा निकाल दूंगा, 360 में से मैं थीटा निकाल दूंगा तो ये मेरा कितना बन जाएगा 360 माइनस थीटा। और आपको एक बेसिक सा प्रॉपर्टी बता दूँ, याद रखना उसको, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, तो ये दोनों मेरा क्या हुआ आपस में बराबर हो गया, मीन्स हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ था वो प्रूफ हो गया, मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ओके, ये मेरा क्या हुआ प्रूफ हो गया। तो हमने एसोसिएट कम्यूटेटिव लॉ पढ़ के देख लिया कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ स्केलर प्रोडक्ट फॉलो करता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमारा अगर वेक्टर ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो तो क्या केस होगा। अब हम क्या बोलते हैं कि अगर मेरा वेक्टर ए ये 90 डिग्री का एंगल बनाया वेक्टर बी के साथ, मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ओके, मीन्स मेरा थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी उनके बीच में, तो ए डॉट बी मेरा क्या मिलेगा, लाइक ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल बना 90 डिग्री का, ए और बी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो मेरा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ए इंटू बी इंटू 0 क्या बन जाएगा 0। मीन्स अगर मेरा ए और बी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये वाला केस उनके अंदर होगा, मीन्स मेरे जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ए डॉट बी का जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो 90 होगा, मीन्स वो 0 होगा, उनके बीच का एंगल 90 होगा जब ए इज़ 90 डिग्री विथ बी। और यहाँ पे अगर ऐसा भी केस हो सकता है कि मेरा बी 0 हो या ए 0 हो तो भी ए इंटू बी 0 आएगा, लेकिन इस केस में हम ऐसा बोल देंगे कि मेरा ए 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, तो भी इनके बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। ये एक स्पेशल केस में आता है, इसको ठीक से अपने कॉपी में नोट कर लें आप। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, मेरा ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और ए डॉट बी मेरा क्या होता है 0 होता है जब उनके बीच में थीटा कितना होता है मेरा 90 डिग्री होता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मीन्स कि इसको निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी, मैं इसका नाम डॉट प्रोडक्ट कैसे पड़ा, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मेरा एक ब्लॉक है जिसके ऊपर मैं फोर्स कुछ ऐसे डायरेक्शन में लगाया, फोर्स मैंने कुछ ऐसे डायरेक्शन में लगाया, तो भी ब्लॉक मेरा आगे ही जाएगा, तो भी ब्लॉक मेरा आगे ही जाएगा। अब ब्लॉक मेरा ऐसे हवा में तो जाएगा नहीं,
अब आप किसी भी चीज़ को फोर्स नीचे से लगाओ या ऊपर से लगाओ, वो चीज़ को आगे ही बढ़ना है। अगर आपने फोर्स ऐसे भी लगाया तो भी मेरा ब्लॉक इसी डायरेक्शन में जाएगा ना। तो फोर्स जब मैं इस डायरेक्शन में लगाया तो मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है, अगर मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ाता हूँ तो मेरा फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन मेरा ब्लॉक तो सीधा जा रहा है। तो फोर्स का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लॉक को आगे भेज रहा है, जब फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा है, फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन मेरा ब्लॉक जा रहा है इस डायरेक्शन में। जब मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा है तो मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में कैसे बढ़ रहा है। तो वहाँ पे क्या काम आता है, वहाँ पे काम आता है कंपोनेंट का। यहाँ पे एक हम लोग थीटा बना देते हैं। क्या बना देते हैं हम लोग, एक थीटा बना देते हैं। तो थीटा क्या करता है, अब यहाँ से हमने क्या किया, एक 90 डिग्री पे एक लाइन यहाँ पे खींच दी। तो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था अपने कि जो साइड थीटा से अटैच होती है उसको हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा मिल जाएगा। और जो साइड 90 डिग्री बनाती है वो मेरा बन जाएगा एफ साइन थीटा। वो मेरा क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। और ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा क्या है, इसी फोर्स के दो कंपोनेंट है। इसी फोर्स के दो कंपोनेंट है मीन्स ब्लॉक को आगे ले जाने वाली जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है मेरी, एफ कॉस थीटा। मीन्स एफ कॉस थीटा वाली जो फोर्स है वही ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे लेके जा रही है। हम लोग लगा तो फोर्स एफ रहे लेकिन लग क्या रहा है, एफ कॉस थीटा लग रहा है, क्योंकि वो फोर्स हम लोग किसी एंगल के ऊपर लगा रहे हैं। वो फोर्स हम लोग किसी एंगल के ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एफ कॉस थीटा लगेगा। तो जो ये एफ कॉस थीटा है और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ता है, ये क्या बढ़ता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ता है ना। तो अगर मैं टोटल वर्क डन लूँ कि ये मेरा ब्लॉक इस जगह से इस जगह पे गया तो ये कितना बन जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स तो इतना लगा है मेरा। तो फोर्स वेट एफ कॉस थीटा इंटू एस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस कॉस थीटा ना। एस को यहाँ पे ले लिया, उसको बाहर लिया। तो एफ एस कॉस थीटा को एक कॉमन नाम देने के लिए यहाँ पे हमने क्या इन्वेंट किया, डॉट प्रोडक्ट का। किसका इन्वेंट किया, डॉट प्रोडक्ट के नाम का इन्वेंट किया कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे उसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, कॉस थीटा। मीन्स डॉट को रिमूव करने के वहाँ पे क्या आएगा, कॉस आएगा। और इसके आगे आप पढ़ोगे कि एक क्रॉस भी होता है जिसको रिमूव करने पे साइन आता है। ओके, तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझा होगा कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन्स मेन टॉपिक तो यही है इसका। जो हमने पीछे देखा वो बेसिक्स थे, वो भी इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन या कार्टेशियन फॉर्म में किसी इक्वेशन को दिखाना। कार्टेशियन फॉर्म में जैसे कि मैंने आपको अगर बता दिया कि मैंने आपको बताया कि आई जे के कैप होता क्या है, आई जे के कैप होता क्या है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस, और इसके ऊपर जो यूनिट वेक्टर लगता है वो आई कैप होता है, इसके ऊपर जो लगता है वो जे कैप होता है, और इसके ऊपर जो लगता है वो के कैप होता है। ये मेरे क्या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है। तो हमने अभी पीछे क्या देखा, इसके अंदर एक रूल निकल के आता है। अब मेन बात क्या होती है, इन एक्सिस के अंदर ये सब आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये सब आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये सब आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना। तो आई जे के कैप मीन्स आई जे और के कैप के बीच में एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री। मीन्स हर दो के बीच में, जैसे कि आई और जे के बीच में, जे और के बीच में, के और आई के बीच में, सबके बीच में एंगल कितना होता है मेरा, 90 डिग्री का होता है। इसीलिए अभी हमने पीछे क्या देखा था, अगर दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री हो, दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री हो, दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री हो और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर कितना आता है मेरा, 0 आता है। जैसे कि मैंने बोला कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद वेक्टर बी, तो मेरा ए डॉट बी क्या मिल जाएगा मेरे को, 0। तो ये में तो मेरा यूनिट है, तो यूनिट वेक्टर को भी डॉट प्रोडक्ट लेने से मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आई डॉट जे 0 होगा, उसी प्रकार मेरा जे डॉट के 0 होगा, और
के डॉट आई भी क्या होगा मेरा 0 होगा। ओके, मीन्स जिन दो के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसका स्केलर प्रोडक्ट करने पे मेरा आंसर क्या होगा 0 ही होगा। मेरा आंसर क्या होगा 0 ही होगा, 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। बट अब हम देखते हैं कि ये 0 कैसे होता है। ये मेरा यूनिट वेक्टर आई और ये जे, अगर मैं इसको करता तो ये मॉड आई मैग्नीट्यूड में कैप नहीं आएगा। ये जे कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 90 होता है, तो कॉस 90 कितना होता है 0 होता है ना। मॉड मतलब क्या होता है मेरा मैग्नीट्यूड, और ये जो ऊपर का कैप होता है वो मेरा वेक्टर को डिनोट करता है। ये साइन मेरा वेक्टर को डिनोट करता है, इसलिए जब भी मॉड लगाए तो यूनिट वेक्टर के ऊपर से वो कैप निकाल दे। और यूनिट वेक्टर आई के मॉड का वैल्यू हमेशा 1 होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का ऑलवेज यूनिट होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा 1 होता है ना, इसी के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग जे डॉट के का भी निकालेंगे। तो जे के कॉस 90 0, तो ये भी 0। उसी प्रकार के डॉट आई भी मेरा क्या मिल जाएगा, मेरे को 0 मिल जाएगा, 0 होता है। आई डॉट जे मेरा 0 होता है, जे डॉट के भी मेरा क्या होता है 0 होता है, और के डॉट आई भी मेरा 0 होता है। ओके, और क्या देखा हमने कि ये 0 कैसे होता है, हमको मालूम पड़ गया। अभी क्या है, एक दूसरे का है ना, अगर सेम का सेम से डॉट प्रोडक्ट ले तो मीन्स आई डॉट आई ले तो क्या होगा मॉड आई, और इसका एंगल कितना बनेगा खुद से, जैसे कि एक्स वाई और जेड। अब मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। अगर मैं आई का ही आई से एंगल निकालूँ तो मीन्स आई का ही आई से एंगल निकालूँ तो एंगल 0 आएगा, तो यहाँ cos 0 मिल जाएगा मेरे को। इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है, तो कितना मिल गया 1। अगर आई डॉट आई का 1 मिला है तो जे डॉट जे का भी कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और के डॉट के का भी कितना मिलेगा मेरे को 1 मिलेगा ना। इसका 1 मीन्स इसके अंदर आप समझ सकते हो कि हमको 2 रिजल्ट मिल जाएंगे इसके अंदर। अगर ध्यान से देखिए तो आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई कितना मिलेगा हमको 0 मिलेगा। और अगर सेल्फ करवाए तो आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के कितना मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे 1। ओके, मीन्स स्केलर प्रोडक्ट में डिफरेंट का मल्टीप्लाई, मीन्स अलग अलग का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो 0 और सेम का लेंगे तो 1, बस इतना याद रखना आप। ओके, तो अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि ए वेक्टर एल बी वेक्टर, मैंने 2 वेक्टर लिया और मैंने बोला कि ये मेरा 2i कैप है, ए प्लस 3j कैप और 3i कैप प्लस 2j कैप, इतना मैंने बोल दिया। ओके, और मैंने क्या बोला, मुझे इसका a डॉट बी चाहिए, मुझे इसका a डॉट बी चाहिए। ओके, तो a डॉट बी कैसे निकलता है मेरा, a और b की वैल्यू दिए उतना आप यहाँ पे लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप। ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 इंटू 3 6, और i डॉट आई मेरा कितना होता है 1 होता है, प्लस 2 इंटू 2 4, और i डॉट j कितना होगा 0 होगा, प्लस 3 इंटू 3 9, और j डॉट आई मीन्स डिफरेंट है दोनों तो 0 होगा, प्लस 3 इंटू 2 6, और j इंटू j सेम है दोनों तो 1 होगा। हमने क्या किया, देखो डिफरेंट का डिफरेंट मीन्स j और i दोनों डिफरेंट थे, उनका डॉट 0 लिखा, और जो सेम थे उनका 1 लिखा, तो ये 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। क्या मिला मेरे को आंसर 12, मीन्स वेक्टर इंटू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में क्या मिला, स्केलर मिला। अब यहाँ पे आप सबके मन में डाउट रहेगा तो सर ए डॉट भी तो कॉस थीटा होता है, हाँ बराबर होता है, लेकिन अगर उनके ऑर्थोगोनल फॉर्म में आपको दिया गया हो इक्वेशन, तो वहाँ पे थीटा की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक थीटा क्वेश्चन में गिवन ना हो। जब तक थीटा गिवन ना हो तो हमको थीटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे थीटा की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हम लोग आगे देखेंगे, अगर हमको एंगल निकालना पड़ा तो वो मैं आपको बताता वो भी।
अब जैसे कि इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड भी है, जैसे कि ए डॉट बी का एक फॉर्मूला हो सकता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, अब मेरा ए एक्स की वैल्यू मीन्स ये मेरा आई कैप की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है बी एक्स की 3 प्लस वाई की ए वाई की वैल्यू कितनी है 3 और बी वाई की वैल्यू कितनी है मेरी 2 प्लस जेड का कंपोनेंट दोनों में नहीं है तो 0 इंटू 0, तो ये 6 ये भी 6 बराबर मेरा आंसर 12। आंसर दोनों का सेम आया। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, सिंपल। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपको वेक्टर इंटू वेक्टर का आंसर किस में मिल जाएगा, स्केलर में मिल जाएगा। अब मैंने आपको दो वेक्टर दिया ए और बी और मैंने आपको बोला कि इसके बीच का एंगल फाइंड करके दीजिए मुझे। तो इसके बीच का एंगल कैसे निकालना है, तो हमने अभी देखा था कि ए डॉट बी का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है मेरा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। तो मुझे कॉस थीटा अगर चाहिए तो मैं ए मॉड बी को इसके नीचे भेज दूंगा। तो ए डॉट बी मुझे क्या मिल जाएगा, मॉड ए और मॉड बी। तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे एंगल मिल जाएगा। ये मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एंगल का एक टर्म मिल जाएगा कॉस थीटा। तो मुझे सब यही काम करना है। तो मैं कॉस थीटा लिख देता हूँ। फिर उसके बाद ए डॉट बी मॉड बी इक्वल्स टू, ए डॉट बी करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे सिंपल आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, जे को जे से कीजिए और के को के से कीजिए। तो 2 इंटू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 2 इंटू 1 2, फिर प्लस माइनस यहाँ पे 1 इंटू 1, यहाँ पे जे के पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हम लोग मानेंगे। तो 1 इंटू 1 मीन्स -1 इंटू -1 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस के के पास कितना है मेरा 1 है और यहाँ पे क्या इतना कुछ नहीं है तो मैं 0 के मान लूँगा यहाँ पे। तो 1 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाय, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हमने पिछली बार रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करते हैं हम लोग, r² ry² प्लस rz²। वहाँ पे हमने सिर्फ x और y का देखा था तो एक एक्सिस और बढ़ा दीजिए, उसमें z² भी कर दीजिए। इससे हम लोग क्या मालूम पड़ता है, मैग्नीट्यूड मालूम पड़ता है। तो a का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा मेरे को, ax² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस ay² -1 का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, वही बात है। फिर उसके बाद में फिर से 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर ही होगा। तो 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरा 4 प्लस 2 और यहाँ पे 2, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय √6 और ये √2, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिवाइडेड बाय √12 और 3 डिवाइडेड बाय ये मेरा बन जाएगा 4 इंटू 3 और अगर 4 को बाहर निकाला तो 3 डिवाइडेड बाय 2√3 मीन्स मेरे को कॉस थीटा कितना मिल गया 3 डिवाइडेड बाय 2√3 मीन्स थीटा के ऐसी वैल्यू के लिए जिसका कॉस 3/2√3 होगा उतना मेरा एंगल होगा। और अगर आपको एंगल ही निकालना है तो ज़्यादा कुछ मत करिए, कॉस को वहाँ पे भेज दीजिए। तो कॉस इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2√3 ये मेरा क्या हो गया, एंगल हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन एंगल दैट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस। ये मेरा एक वेक्टर है जो एक एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रहा है, तो मुझे इसके बीच का एंगल कैसे निकालना। अब यहाँ पे हम लोग को मालूम है हमारे पास 2 वेक्टर के इक्वेशन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वेक्टर का इक्वेशन है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप है और दूसरा वेक्टर देखना कि दूसरा वेक्टर हम लोग को उस एक्सिस से निकालना है जो एक्सिस गिवन है। एक्स एक्सिस गिवन है तो मैंने मान लिया मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर एक वेक्टर है बी वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस का आई कैप होता है। आप यहाँ पे 2 आई कैप 3 आई कैप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल आई कैप माने। आप यहाँ पे 3 आई कैप 4 आई कैप 2 आई कैप कुछ भी मान सकते हैं वेक्टर में। मैंने सिंपली कैलकुलेशन ईजी हो इसके लिए आई कैप माना है क्योंकि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। तो अब मुझे क्या करना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। कॉस थीटा कितना होता है मेरा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी मतलब 1 इंटू 1 1 प्लस जे का कोई कंपोनेंट नहीं है,
तो प्लस 0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर से 1 का स्क्वायर मीन्स आई और जे का कोएफिशिएंट प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, कितने मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 2 रूट 2 इंटू 1 छोड़ दो मीन्स 1 बाय रूट 2 मुझे क्या होगा कॉस थीटा मिलेगा, मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। मीन्स थीटा की ऐसी वैल्यू जिसके लिए मेरे कॉस का वैल्यू 1 बाय रूट 2 हो, तो थीटा कितना मिल जाएगा मेरे को 45 डिग्री। ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसके लिए थीटा क्या हुआ मेरे को 45 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल के टर्म्स में मिल गया कि थीटा 45 डिग्री के लिए कॉस मेरा कितना होता है 1 बाय रूट 2 होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्केलर का हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, आपको एक छोटा सा फील करोगे कि स्केलर होता क्या है। अब स्केलर का अगर हम लोग फील करना चाहें, इसको अगर हम लोग फील में अपने देखने चाहे, तो अगर मैं बोला कि एक वेक्टर मैंने बी यहाँ पे लिया, वेक्टर बी, और इसने एंगल थीटा बना, अगर मैं यहाँ से एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, मेरा बी कॉस थीटा बन जाएगा और ये मेरा बी साइन थीटा बन जाएगा। तो जो मेरा ए डॉट बी है वो क्या में मिलेगा मेरे को, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ना कि मेरा ए के मैग्नीट्यूड के साथ जो मिला है वो मेरे को बी का कंपोनेंट मिला है बी कॉस थीटा, मेरे को बी का कंपोनेंट मिला, कितना मिला है बी कॉस थीटा मिला ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ए डॉट बी, जो मेरा बी है वो क्या है मेरा, वो बी का ही कंपोनेंट है एक एक्सिस के ऊपर, वो मेरे बी का ही कंपोनेंट है। और अगर मैं बी डॉट ए लेता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी जो है मेरा वो मल्टीप्लाई है ए के कंपोनेंट के साथ, मीन्स ए कॉस थीटा। वो किससे मल्टीप्लाई है, ए कॉस थीटा, मीन्स इसका भी आंसर मेरे को ए बी कॉस थीटा ही मिलेगा और इसका भी आंसर मेरे को बी ए कॉस थीटा ही मिलेगा, क्योंकि ये मेरा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही हमने पीछे देखा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेरा ए डॉट बी है वो बी का नहीं, बी का एक कंपोनेंट है, वेक्टर बी का एक कंपोनेंट जिसके साथ में डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे कि हमने पीछे वर्क डन में देखा था कि अगर ये मेरा थीटा है तो इसके यहाँ पे जो होगा वो साइन थीटा होगा, जैसे आर है तो ये आर साइन थीटा होगा और ये आर कॉस थीटा होगा। और ये और मीन्स मेरा जो ब्लॉक था वो आगे बढ़ा तो ये एफ कॉस थीटा से बढ़ा आगे, कितना आगे बढ़ डिस्प्लेसमेंट एस आगे बढ़ के गया वो मेरा, तो मेरा वर्क डन कितना मिल गया था मेरे को, मेरा वर्क डन वहाँ पे कितना मिला था मेरे को, एफ डॉट एस की वैल्यू कितनी मिली थी, एफ एस कॉस थीटा। तो मैंने एस के साथ में क्या मल्टीप्लाई किया, फोर्स नहीं मल्टीप्लाई किया, मैंने एफ का कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया वर्क डन के लिए। मीन्स मेरे को जो स्केलर मिलता है, मेरे को जो स्केलर मिलता है वो क्या होता है, वेक्टर इनटू वेक्टर का ही एक कंपोनेंट, जो वेक्टर लिया है मैंने उसी का कॉस कंपोनेंट मेरे को क्या देता है, मेरा स्केलर फंक्शन देता है। मीन्स मेरे वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वो वेक्टर किसका होता है, कॉस कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर मेरे को क्या देता है, मेरा स्केलर देता है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ के लिया उसको हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि हमारा आई डॉट आई क्या होता है, सेम हो मीन्स 0 होगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 मिल जाएगा। और सेम वही जे डॉट जे के लिए और सेम वही के डॉट के लिए। ओके, अगर यही डिफरेंट हुआ तो मीन्स आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई के लिए कितना मिल जाएगा मेरे को, 0 मिल जाएगा। ये हमने देखा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए डॉट ए मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना मिल जाएगा मेरे को, ए और ये ए, अगर दोनों सेम है तो मीन्स कॉस 0। जब दोनों वेक्टर सेम है तो उनसे खुद का एंगल खुद का कितना को 0 डिग्री होगा, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर। मॉड ए का स्क्वायर मतलब सीधा ए का स्क्वायर, तो मेरे को ए डॉट ए को मैं ए का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी है, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरे को इसका एंगल कितना मिलता है, मेरा वेक्टर ए वेक्टर भी कितना होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। और मेरे को कॉस थीटा कितना मिल जाएगा, मेरे को वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। मैं मॉड की वैल्यू कैसे निकालता हूँ, वेक्टर जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर, मीन जैसे अगर मेरे को मैग्नीट्यूड दिखाता है आर तो आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, मीन उनके जगह पे जो नंबर दिए होंगे उनका मेरे को स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर करने के बाद मेरे को एंगल मिल गया मेरा। और एक हमने क्या देख के लिया था कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर विद बी वेक्टर, तो ए डॉट बी मेरा कितना होगा, ऑलवेज
ज़ीरो होगा, क्योंकि उनके बीच का जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, और cos 90 मेरा ज़ीरो होता है। और यहाँ पे इस केस में मेरा ना ही a ज़ीरो होगा और ना ही मेरा b ज़ीरो होगा, फिर भी उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मेरा ज़ीरो होगा। तो आई होप आपको ये एकदम अच्छे से बेस्ट तरीके से समझा होगा। अगर आपको ये जाते जाते हमें क्वेश्चन देख के जाते हैं अच्छा से, क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में JEE 1998 में पूछा गया था कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, उसमें से आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या दी है, वो दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है वो दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब कितना होता है कि 90 डिग्री होता है दो वेक्टर के बीच में। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कितना दिया हुआ है। वेक्टर ए कितना दिया हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, और वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, वेक्टर बी मेरा दिया हुआ है 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फ़ा k कैप। अब जब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री वह बोल दे कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो मीन्स ए डॉट बी मेरा कितना मिल जाएगा मेरे को, ज़ीरो। ए डॉट बी मेरे को कितना मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया है। 2 इंटू 4 कितना 8, i इंटू आई 1 होगा मेरा, प्लस 3 इंटू 4 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 12, प्लस 8 इंटू अल्फ़ा कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, ये कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस 4 प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 और ये अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/8, मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 1/2। मीन्स मेरा ऑप्शन भी क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा है, समझा आपको ये क्वेश्चन हमने अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकाली बड़े सिंपल तरीके से। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, उसको हम लोग बड़े अच्छे से देखें। अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q विच आर परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो हमको 3 कंडीशन दी हुई है, कुछ नहीं बताया और कुछ नहीं दिया हम लोगों ने, नंबर दिया ना आई कैप ना जे कैप ना के कैप, कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये 3 कंडीशन दिए और बोला है कि रिजल्टेंट और डायरेक्शन हमको इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का डायरेक्शन और रिजल्टेंट निकालना है। मीन्स पी और क्यू का रिजल्टेंट और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ओके, हम लोगों को पी और क्यू का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। क्वेश्चन ऐसा है, तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख के लेते हैं कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैंने अगर बोल दिया कि यहाँ पे जो मेरा आर है वो क्या है मेरा पी प्लस क्यू, हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन में ऐसे दिखाते हैं कि मेरा रिजल्टेंट दोनों का समेशन होता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अगर मैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन से दिखाता हूँ कि मेरा r इक्वल्स टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q है, तो मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा मेरे को, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा मिल जाएगा मेरे को। ये तो मेरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हुआ। और डायरेक्शन कितना रहेगा मेरा, tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है मेरी, q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। अब आई होप वहाँ पे a और b था, हमने यहाँ पे p और q लिया तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सिंपल से आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, हमको 3 कंडीशन दी हुई है, तो पहले कंडीशन में लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 90 डिग्री होगी। इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो हम लोग पहला कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो पहले कंडीशन का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और यहाँ पे कॉस 90 ना। तो cos 90 कितना होता है मेरा, cos 90 0 होता है। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ, मेरे को मैग्नीट्यूड मिल गया, किसका,
पहले कंडीशन के लिए। अब उसका डायरेक्शन निकालना है मेरे को, तो टेन अल्फ़ा क्यू साइन 90 डिग्री इसके लिए डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री, फिर क्यू कॉस 90 कितना होता है मेरा साइन 0 0, कॉस 90 मेरा होता है 1 डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस 90 मेरा 0 होता है। तो 0 मीन्स मेरे को कितना मिल गया है मेरा क्यू बाय पी मिल गया मेरे को। अगर मेरे को क्यू बाय पी मिल गया मतलब मेरे टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को क्यू बाय पी। और अगर मैं इसको अच्छे से निकालूँ, अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो मेरे को अल्फ़ा कितना मिल जाएगा, 10 को वहाँ पे भेज दूंगा मैं, तो मेरे को कितना मिल जाएगा 10 इनवर्स ऑफ क्यू बाय पी। ये मेरे को क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। अगर मैं बोलूँ कि मेरा दो वेक्टर है, एक वेक्टर पी है और एक वेक्टर क्यू है, तो जो मेरा अल्फ़ा यहाँ पे उठा हुआ होगा, जो मेरा अल्फ़ा होगा वो कितना होगा 10 इनवर्स ऑफ क्यू बाय पी होगा। कौन से केस में, 90 डिग्री के केस में। तो आप हमेशा अच्छे से याद रख लो इस केस को, मैं जैसा मेमोराइज कर लो कि अगर मेरे को थीटा 90 डिग्री दिया और दो वेक्टर दिया हुआ है और उन्होंने मुझसे उसका रिजल्टेंट पूछ लिया, तो रिजल्टेंट पूछने के बाद मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है कि रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मेरा मैग्नीट्यूड होगा और मेरा अल्फ़ा कितना होगा 10 इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी। आपके पास दोनों वेक्टर्स दिए हुए होंगे और उसका 10 इनवर्स ले लोगे, आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ईजिली मिल जाएंगे। और यही बात हम लोग अगर पैरेलल की करते हैं, और अगर यही बात हम लोग पैरेलल की करते हैं, तो मेरा जो थीटा है सेकंड केस में वो कितना बन जाएगा थीटा मेरा, पैरेलल में एंगल मेरा 0 डिग्री होता है। वेट, पैरेलल में मेरा एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो मैं अगर cos 0 यहाँ पे रखूँगा तो ये, और थर्ड केस के लिए कितना होगा मेरा थीटा, एंटी पैरेलल मतलब मेरा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ये हमने देखा था जब हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, मैं बस ऊपर से बता दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। रिजल्टेंट कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने कितना रखा cos 0 रखा, cos 0 मेरा कितना होता है, cos 0 मेरा 1 होता है। तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि cos 0 मेरा 1 होगा यहाँ पे। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया p प्लस क्यू द होल स्क्वायर। तो ये रूट को निकाल देगा ये, तो r इक्वल्स टू पी प्लस क्यू मेरे को मिल गया ना। मीन्स मेरे को सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड मिल गया। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, सीधा मेरे को यहाँ पे 0 एंगल पुट करना है। अब मैं मुँह जबानी इसको सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप घर पे अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि पहले वाले केस का हमने अच्छे से सॉल्व किया, तो सेकंड वाले और थर्ड वाले केस का सॉल्व करना आपका काम है। तो q साइन 90 इसके जगह पे 0 आएगा, तो q यहाँ पे रखता हूँ साइन 90, मीन्स साइन 0 मेरा 0 होता है, तो ये 0। अब ऊपर वाला कंपोनेंट ही मेरा 0 हो गया, तो नीचे वाला लिख के मेरे को मतलब नहीं, मीन्स मेरा 10 अल्फ़ा क्या होगा 0 होगा। और अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए मेरा 10 0 होता है, मेरा अल्फ़ा की 0 डिग्री के लिए 10 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, मीन्स 10 0 0 होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी मेरी 0 होगी। तो यहाँ पे मेरे को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलेगा। मीन्स इस केस में जब पैरेलल होंगे तो मेरा आर भी, मेरा पी भी यहीं होगा और क्यू भी यहीं होगा, कहाँ होगा एक दूसरे के ऊपर ही होगा। तो वो मेरा कितने एंगल बनाएगा 0 डिग्री बनाएगा। अब 90 का और 0 का तो हमने सॉल्व कर लिया, अब बचता है काम किसका, केवल 180 का, वो सॉल्व करना आपका काम है। जैसे हमने 0 का सॉल्व किया, जितनी वैल्यूज़ मिली है, जितनी वैल्यूज़ प्लस में मिली है 0 को छोड़ के उतनी सारी वैल्यूज़ माइनस में कर देना आप 180 डिग्री में, बस। ओके, तो आई होप आपको आज का अच्छे से समझा होगा। और अभी तो ये शुरुआत है मैथमेटिकल मेथड्स की, अभी आगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या क्या पढ़ेंगे, एकदम डीप कंसेप्ट में पढ़ेंगे फिजिक्स को। 11th की फिजिक्स इतना अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कि पूछो मत उसकी बात आप। और जितने भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th में, वो आपके 2 साल बाद जो सीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे भी जाएंगे। मैं जो आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सब सीटी के लेवल के क्वेश्चन होंगे। अभी जहाँ आपका थियरी खत्म होगा, मैं उसके बाद में न्यूमेरिकल सेक्शन भी लेके आऊँगा आप सबके लिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो तब तक के लिए बाय।